स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन जीएसटी में, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है जीएसटी वाली बुक का जो पार्ट है उसमें पेज नंबर 8 से, और वहाँ पे प्रॉपर नंबरिंग रहेगा पूरी बुक का किस हिसाब से। करेक्ट है, हाँ जी सर। तो स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 1 में तो देखो बेसिक चीज़ें देखी थी, जीएसटी क्यों आया, क्या आया, फीचर क्या है, आईटीसी कैसे यूज़ होगा, मॉडल क्या है, ये सब चीज़ें बेसिकली देखी थी। चैप्टर 2 जो है वो बेसिकली स्टार्टिंग यहाँ से ही जीएसटी का हो रहा है, वो तो एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन था। वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक वगैरह कर दीजिए एज अ अटेंडेंस, ताकि और रीच बढ़े, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और फर्दर जो वीडियोस आने वाले हैं रिवीजन प्लस आरटीपी, एमटीपी, मैराथन, सबका आपको एक्सक्लूसिवली क्या मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपका कोई फ्रेंड फर्दर अटेम्प्ट एग्जाम दे रहा है तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो क्लास के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो चलो स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, देखो जीएसटी में अपने को कौन कौन से एक्ट पढ़ने हैं सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ CGST एक्ट करके एक्ट होता है, पता होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल पढ़ता है। CGST एक्ट पढ़ना है। ये क्या है, बेसिकली सेंट्रल लेवल पे, करेक्ट है। दूसरा होता है SGST एक्ट, ये स्टेट लेवल पे जो जीएसटी लगता है उसके ऊपर एक्ट है। एक होता है IGST एक्ट, वो क्या, इंटीग्रेटेड, मतलब मैंने IGST का चैप्टर नंबर 1 में पूरा कंसेप्ट ही बताया था कि पहले सेंट्रल लेगा फिर स्टेट के साथ क्या कर देगा, रेमिट कर देगा। फिर एक होता है UTGST एक्ट, जो यूनियन टेरिटरी में अगर आपको सेल वगैरह करते हो तो वहाँ पे UTGST लग जाएगा। और पांचवा एक और है GST कंपेंसेशन टू स्टेट एक्ट, ये CA इंटर और CMA इंटर में बेसिकली है ही नहीं, CS एग्जीक्यूटिव में है, तो उसका वीडियो आपको रिवीजन का मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर, तो स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन में तो कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट बोले हैं कि टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, सप्लाई होता है, तो ये चैप्टर का नाम ही सप्लाई है। सप्लाई क्या होता है वही सीखना है, तो उसके ऊपर ही ये पूरा लेक्चर समझो डेडिकेटेड है। वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ जीएसटी फॉर इंटर एंड एग्जीक्यूटिव लेवल, और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है वो ये है। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, एक फाउंडेशन स्टोन होता है जिसके ऊपर टैक्स सिस्टम बेस होता है। जैसे इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है, इनकम पे लगता है। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, वैसे सप्लाई के ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। एग्जांपल यहाँ पे कुछ लिखे हैं और यहाँ पे आगे कुछ बातें की है जो कि काम की नहीं है। सेक्शंस की बात कर लेते हैं। 1, 2, 3 to 6, 7, 8, 9 तक जाते हैं आज, ठीक है। तो 1 क्या है, शॉर्ट टाइटल। एक्ट का नाम क्या होगा, तो अभी हम CGST पढ़ रहे हैं, तो CGST एक्ट 2017। कमेंसमेंट मतलब कब से स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई 2017 से, और कहाँ कहाँ तक एप्लीकेबल होगा, पूरे भारत में एप्लीकेबल होगा, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे अपने को क्या देखना है, देखो मैंने क्या बोला, ये GST कंपेंसेशन टू स्टेट एक्ट सिर्फ CS एग्जीक्यूटिव को एप्लीकेबल है। UTGST और SGST एप्लीकेबल ही नहीं, अपने को नहीं पढ़ना है। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर नहीं पढ़ना है, उसका रीजन ये है कि हर एक स्टेट, कितने सारे स्टेट है, कितने सारी यूनियन टेरिटरी है, सबका हम कानून नहीं समझ सकते, इतना टाइम नहीं, अपने को एग्जाम पास करना है, करेक्ट है। वैसे भी ये भी लॉजिक देख सकते हो कि CA का एग्जाम सेंट्रल लेवल पे होता है, करेक्ट है। तो सेंट्रल वाला पढ़ लो, वही काफ़ी है भाई, हर एक स्टेट का। जैसे अभी मैं BCom कर रहा था मुंबई से, तो वहाँ पे महाराष्ट्र वैट हमको पढ़ाया जाता था, करेक्ट है, क्योंकि वो स्टेट लेवल पे एग्जाम है, तो स्टेट का एक्ट पढ़ाना दैट इज ठीक है, पढ़ाना चाहिए। बट ये एग्जाम तो पूरा सेंट्रल लेवल पे हो रहा है, तो एक CGST एक्ट पढ़ना है। और IGST एक्ट भी आपका CA इंटर में तो सिर्फ 5% पढ़ना है, CS एग्जीक्यूटिव में इसका है थोड़ा बहुत वेट। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। फिर ये सेक्शन 1 हो गया। सेक्शन 2 क्या होता है, सेक्शन 2 डेफिनेशन होता है। तो इसके ऊपर मैं जाने से पहले आपको सेक्शन नंबर 9 पे लेके जाना चाहूँगा। देखो सेक्शन 1 क्या हो गया, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एक्सटेंट हो गया। सेक्शन 2 क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। 3 to 6 एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है कि कौन ऑफिसर होगा, कैसे काम होगा, वो एग्जाम के लिए रेलेवेंट बिल्कुल नहीं है। 7 जो है बताता है कि सप्लाई क्या होगा, जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। 8 बताता है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई क्या होगा। और जो 9 वाला सेक्शन है, सेक्शन नंबर 9, ये बताता है चार्जिंग सेक्शन क्या है CGST का। चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या है, सेक्शन 9 ही बता रहा है कि CGST लगेगा कैसे, क्यों लगेगा, कहाँ लगेगा, कौन सी रेट से लगेगा, ये सब कौन बता रहा है, ये सब बता रहा है सेक्शन नंबर 9। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है ना कि भाई क्यों, कहाँ, कैसे लगेगा, तो उसके बाद आगे डेफिनेशन पे बढ़ेंगे, तो दैट विल हेल्प अस। तो सबसे पहले मैं सेक्शन नंबर 9 पे आ जाता हूँ। यही चैप्टर में दिया हुआ ये डेफिनेशन वाले पार्ट के बाद में।
सेक्शन नंबर 9, चार्जिंग सेक्शन फॉर लेविंग ऑफ CGST। CGST को लगाने के लिए, लेवी करने के लिए चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 9 है। तो 9 में 5 सब सेक्शन है, 9(1) है, 9(2) है, 9(3) है, 9(4) है और 9(5) है। 9(1) जो है वो बेसिक सेक्शन की बात करता है कि CGST क्यों, कहाँ, कैसे लगेगा। 2 जो है वो बताएगा कि किस किस चीज़ पे अभी CGST नहीं लगेगा। 3 और 4 RCM के बारे में बात करते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म करके कंसेप्ट होता है, चैप्टर नंबर 3 में सीखेंगे, उसके बारे में बात करता है। और 5th जो है 9(5) बात करता है ई-कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, फाइनल प्रोफेशनल लेवल पे आता है, बट जो जितना यहाँ पे आपके मॉड्यूल में दिया है वो डिस्कस करेंगे। ये जो नोट्स है वो आपके मॉड्यूल से ही बनाए हुए हैं, प्लस बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया गया है ताकि आपको याद करने में, रिविजन करने में आसानी हो। तो पहला 9(1) क्या बोलता है? सब्जेक्ट टू प्रोवाइड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9(2), मतलब जो 9(2) में लिखा है वो ध्यान में रखो। देयर शाल बी अ टैक्स लेविड कॉल CGST। एक टैक्स है जिसका नाम है CGST, वो लगेगा। किसके ऊपर लगेगा? इंट्रास्टेड सप्लाई के ऊपर लगेगा। इंट्रास्टेड सप्लाई का लेक्चर 1 में मैंने मीनिंग बताया था। एक्सेप्ट ऑन एल्कोहलिक लिकर, ये भी बताया था। देखो, बेवड़े लोगों के पीने के दारू के ऊपर GST अभी नहीं लगेगा क्योंकि उसमें रेवेन्यू का लॉस होता है, तो अभी नहीं लगाएंगे। ऐसी वैल्यू के ऊपर लगेगा जो कि सेक्शन 15 में मेंशन है, आगे बढ़ेंगे। ऐसी रेट पे लगेगा जो कि 20% से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब CGST 20% से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब SGST भी 20%, तो टोटल 40% से ज्यादा GST नहीं ले सकते। एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, और कलेक्ट होगा एज अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड। कौन सा मैनर है? टाइम ऑफ सप्लाई करके चैप्टर आता है। एंड शाल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन, और टैक्स कौन भरेगा? टैक्सेबल पर्सन भरेगा। इसका मतलब क्या होता है रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सीखेंगे। तो ये जो पहला क्लॉज है ना, इसी में आपके आगे आने वाले जितने भी GST के चैप्टर है वो सब आपको बता दिए हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छा खासा डिस्कशन क्लास में किया था, लगभग ये 5 जो क्लॉज है उसके ऊपर नहीं तो 1-1.5 घंटा लगाया था। तो अभी वो रिपीट करके मतलब नहीं है, और ये एग्जाम के लिए इतना कोई महान इंपॉर्टेंट नहीं है, पर समझने के लिए GST को बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने फर्दर फिर चार्ट में डिवाइड कर दिया था, याद होगा तो। इंट्रास्टेड सप्लाई क्या होता है? चैप्टर 1 में देखा। इंट्रास्टेड सप्लाई क्या होता है? चैप्टर 1 में देखा। लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। ये क्या? लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब मैं अगर कोई चीज सप्लाई कर रहा हूं तो मैं कहां पे बैठा हूं। अगर वो जगह और जहां पे एक्चुअल सप्लाई हो रहा है, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि जहां डेस्टिनेशन है सप्लाई का, अगर वो सेम स्टेट में है या सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो ये क्या माना जाएगा? ये इंट्रास्टेड सप्लाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इंट्रास्टेड। अगर ये लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई या तो एक स्टेट में, एक यूनियन टेरिटरी में है, या 2 अलग स्टेट में है, या 2 अलग यूनियन टेरिटरी में है, तो वो क्या माना जाएगा? इंट्रास्टेड सप्लाई माना जाएगा। इसका लॉजिक वगैरह चैप्टर नंबर 1 में दिया था। फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं कि जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, ये अभी GST में नहीं आया है। अगर इसको GST में लाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना पड़ेगा? अमेंड करना पड़ेगा। लेवी का मतलब क्या होता है? क्लास में देखा था। चार्ज किसके ऊपर चार्ज लग रहा है? सप्लाई के ऊपर। वैल्यू क्या होगा? उसको मल्टीप्लाई कर दो रेट से, तो क्या आ जाएगा आपका? लेवी किसके ऊपर होगा पता चल जाएगा। कलेक्शन टाइम ऑफ सप्लाई से पता चलेगा। टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे बेसिकली लिखा है, पर वहां पे अच्छे से देखना है। 9(1) इतना ही है, 9(1) हो गया। अभी 9(2) के ऊपर आते हैं। तो जो CGST है वो इन 5 चीजों के ऊपर नहीं लगेगा। इन 5 चीजों के ऊपर कब लगेगा? जब आपका GST काउंसिल जो है क्या करेगा? नोटिफाई, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, तब लगेगा। 5 कौन से है भाई? पेट्रोल के 5 प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो कच्चा तेल। कच्चा तेल का मतलब क्या है? क्रूड पेट्रोलियम, क्रूड जो होता है वो कच्चा तेल। दूसरा कौन सा है? हाई स्पीड डीजल। अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां डीजल पे चलती है तो हाई स्पीड डीजल। उसके बाद 4 व्हीलर वगैरह किस पे चलती है? पेट्रोल पे चलती है तो पेट्रोल। फिर रिक्शा वगैरह किस पे चलते हैं? CNG पे चलते हैं तो नेचुरल गैस। और लास्ट में फ्लाइट वगैरह कैसे चलती है? ATF पे चलती है तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इनके ऊपर GST अभी नहीं लगेगा। कब लगेगा? जब काउंसिल आपका रिकमेंड करेगा और गवर्नमेंट जब नोटिफाई करेगा तब लग जाएगा। देखो, अल्कोहल में और इसमें क्या फ़र्क है पता है? अल्कोहल में और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट में बेसिक फ़र्क है कि अल्कोहल के ऊपर GST लग ही नहीं सकता। कब लगेगा? जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा तब लगेगा। बट पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जब भी लगाना चाहे गवर्नमेंट मिलके, ये सब इंडिया के जितने भी लोग हैं काउंसिल में मिल बैठ के जब लगाना चाहेंगे तब लगा देंगे। तो यहाँ पे वही सब कुछ चीज़ें लिखी हुई है।
फिर थर्ड और फोर्थ किसके बारे में बात करता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे बात करता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का फंडा बता देता हूँ। ये मैं हूँ, कौन हूँ, टीचर हूँ, ये कौन हो, आप हो, स्टूडेंट हो। समझो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, आप मुझे फीस दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ फीस दे रहे हो, इसके ऊपर 18% GST है जो कि कितना है, 1800 रुपये है। इज इट क्लियर? हाँ जी। तो आप क्या करोगे, ये 10,000 रुपया प्लस 1800 रुपया, टोटल 11,800 क्या करोगे, मुझे दे दोगे, और मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा। इसको क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म बोला जाता है। इज इट क्लियर? हाँ जी। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लायर गवर्नमेंट को पैसा जमा करा रहा है, इसको फॉरवर्ड चार्ज बोला जाता है। रिवर्स का मतलब क्या है, रिसिपिएंट गवर्नमेंट को जमा कराएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो 10,000 रुपये है तो वो तो मेरे को दे दोगे आप, और जो बचा हुआ 1800 रुपये है वो क्या करोगे, आप गवर्नमेंट को जमा करा दोगे। ऐसा आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो छोटे लोग हैं अगर वो सप्लाई कर रहे हैं किसी बड़े लोगों को, जनरली ऐसा ही यहाँ पे केस है, तो बड़े लोग ऑलरेडी रिसिपिएंट है, उनका GST नंबर है, तो गवर्नमेंट बोलती है भाई तुम ही भर दो ना, इनको क्यों रजिस्ट्रेशन लेना है। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो 9(3) और 9(4) दोनों रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में है। तो फर्क क्या है सर, ये बताता हूँ। सबसे पहले 9(3) पे आता है, गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करेगी कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज ऑन बोथ, tax on which shall be paid on RCM basis by recipient of such goods and services। कौन टैक्स भरेगा, रिसिपिएंट भरेगा RCM बेसिस पे, और बाकी सब प्रोविजन कानून के ऐसे ही अप्लाई होंगे रिसिपिएंट पे जैसे कि वो पर्सन लायबल टू पे टैक्स है इन रिलेशन टू सप्लाई। ये पूरा RCM कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? हाँ जी। तो सर 9(3) और 9(4) में क्या फ़र्क है, ये सेम टू सेम लाइन टू लाइन यहाँ पे जो लिखा है नीचे भी वही लिखा है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे देखो लिखा है कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ पे लिखा है क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। 9(4) में कुछ पर्सन को क्या कर दिया है, नोटिफाई कर दिया है कि तुम हमेशा क्या करोगे, तुम हमेशा रिवर्स चार्ज में भरोगे। और 9(3) में कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर दिया है कि अगर तुमने ये वाली सर्विस ले ली तो तुम क्या करोगे, रिवर्स चार्ज में भरोगे। 9(4) में रजिस्टर्ड पर्सन, जो पर्सन है कुछ ऐसे कि भाई तुम हमेशा रिवर्स चार्ज में भरोगे, जैसे कि कुछ बिल्डर वगैरह सीमेंट वालों को लिया है यहाँ पे। पर 9(3) में किसको लिया है, 9(3) में कुछ सर्विसेज को लिया है कि अगर आप ये सर्विस ले लेते हो तो आप क्या करोगे, रिवर्स चार्ज में टैक्स भरोगे। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो बस इतना फर्क है, ये लाइनें याद करनी है, बिल्कुल नहीं याद करनी, समझनी है। हाँ जी समझनी है। जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चैप्टर पढ़ाऊंगा तब ये समझना है। यहाँ पे जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे GST का एक्ट बना है। और 9(5) क्या है, ECO के बारे में है। ECO का मतलब क्या होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। एक जो आदमी एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कोई भी चीज़ें खरीदने बेचने का, जैसे अमेजोन में कोई कौन बेच रहा है भाई, अमेजोन खुद थोड़ी बेच रहा है, सेलर भी हम लोग है। समझो मुझे अपनी बुक बेचनी है तो मैं अमेजोन पे क्या रजिस्टर्ड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। आप बायर हो, आप अमेजोन वाले हो नहीं हो, आप भी कोई थर्ड पार्टी हो, मैं भी कोई थर्ड पार्टी हूँ। एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम लोग जा रहे हैं जो क्या दे रहा है, ऐसी सर्विस दे रहा है जहाँ पे लोग आके खरीद बेच सके। जैसे ये ओला हो गया, जैसे ओयो रूम्स हो गया। ओला में क्या होता है ना, तो गाड़ी आपका है, पर क्या ओला थोड़ी आपका है। करेक्ट है। ओला एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे गाड़ी वाला और जिसको जाना है वो लोग क्या कर सकते हैं, मीटअप कर सकते हैं। सेम टू सेम ओयो रूम्स। तो जो प्लेटफॉर्म दे रहा है वो क्या होगा, ECO होगा। तो उसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, GST कैसे लगेगा, वो 9(5) में बताया। ये आपके सिलेबस में फिलहाल तो है ही नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करेगा कुछ ऐसे सर्विसेज को, जो मैंने 3 सर्विसेज बताई उनको ही बेसिकली किया हुआ है अभी तक। टैक्स ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑन विच टैक्स शैल बी पेड बाय ECO। यहाँ पे टैक्स ना तो रिसिपिएंट पे करेगा ना सप्लायर पे करेगा। कौन पे करेगा, ECO पे करेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने बोल दिया। इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट, अगर वो वाली सर्विसेज इसके थ्रू सप्लाई हुई है, ऑल द प्रोविजन ऑफ एक्ट शैल सप्लाई टू सच ECO एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू टैक्स। ऐसे होगा जैसे कि वही पर्सन लायबल टू टैक्स है। बेसिकली 3 सर्विस है। पहली तो ओला, मतलब बेसिकली जो रेंटिंग हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाला। दूसरा है ओयो रूम्स वाला, हाउसिंग के लिए। और तीसरा जो ये आपका होता है ना, ये हेयर सलून वगैरह वाले घर पे आते हैं ना बीच में, कौन सा, जो भी मतलब सर्विसेज बेसिकली देते हैं, वो तीनों यहाँ पे क्या है, कवर है। ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या है, अगर ECO का इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है ECO को, वही पर्सन लायबल टू पे टैक्स होगा। और दूसरा एक्सेप्शन क्या है, अगर उसका इंडिया में कोई आदमी है ही नहीं,
इंडिया में कोई इसको रिप्रेजेंट करता ही नहीं है, तो क्या करेगा, उसको एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा जो उसके लिए क्या करे, काम करे। तो यहाँ पे बेसिकली चार्जिंग सेक्शन खत्म हो जाता है। क्लास में बार बार रिवाइज करवाया था, ये फाइनल रिवीजन वीडियो है, यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। अभी नेक्स्ट आते हैं किस पे, डेफिनेशन वाले पार्ट पे। तो चलो अभी गुड्स के डेफिनेशन पे आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन। अभी क्या करेंगे, बहुत स्पीड अप में मैं फटाफट आपको रिवीजन कराते जा रहा हूँ जो भी आपके डेफिनेशन है उसका। सबसे पहले गुड्स का मतलब क्या होता है, हर एक तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करी जा सकती है वो क्या होता है, गुड्स होता है। बट दो चीज़ें इंक्लूड होगी, दो चीज़ें एक्सक्लूड होगी। सबसे पहले इंक्लूड हुआ, पहली चीज़ क्या है, एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या है, बड़ी ही सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि आज के दिन पे उसके रिगार्डिंग कोई भी एक ऐसी चीज़ है जिसके रिगार्डिंग आपको पेमेंट करना है, पर उसका रिटर्न आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है। ये क्या सवाल सर बात होगी, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम हमको भरना पड़ता है, हाँ जी भरना पड़ता है, पर वो मैच्योर होगा कि नहीं वो कंटीजेंसी पे डिपेंड करता है। लॉटरी के लिए आपको टिकट तो लेना पड़ेगा, पर ज़रूरी नहीं है लॉटरी लगेगा कि नहीं लगेगा। बैटिंग मैच पे सट्टा हो गया, गैम्बलिंग हो गया, ये सब चीज़ें करेक्ट है। ये सब क्या है, एक्शनेबल क्लेम है। फिर बात करते हैं ग्रोइंग क्रॉप, मतलब जो आपकी ज़मीन पे क्रॉप ग्रो होती है। ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और पार्ट ऑफ लैंड विच इज़ एग्रीड टू और सर्व बिफोर द सप्लाई, मतलब बेसिकली जो ज़मीन के ऊपर जो उगी हुई चीज़ें होती है ये भी क्या गुड्स मानी जाएगी। तो सबसे पहले बोला मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, बट उसमें दो चीज़ें इंक्लूड होगी और दो चीज़ें एक्सक्लूड होगी। सबसे पहले मनी एक्सक्लूड होगा। मनी को एक्सक्लूड करने का रीज़न क्या है, समझो मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, उसके ऊपर जीएसटी लगा रहा हूँ, आप मुझे कुछ पैसा दे रहे हो, आप जीएसटी, ये सब सर्कल चलता ही रहेगा, जीएसटी खेलते रहेंगे, तो ये कोई सेंसेबल चीज़ नहीं है। और दूसरा सिक्योरिटी को भी जीएसटी से क्या रखा गया, दूर रखा गया, जैसे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब चीज़ें। फिर नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप बुक से रीड कर सकते हो, जब पढ़ाया था मैंने स्टार्टिंग में। फिर बात करते हैं सर्विसेज की डेफिनेशन का भी कैसा है, गुड्स के जैसा ही है। एनीथिंग अदर देन, मतलब हर एक चीज़ सर्विस है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना जीएसटी के हिसाब से सर्विस है, पर तीन चीज़ें कभी सर्विस नहीं बन सकती। पहला, गुड्स कभी सर्विस नहीं बन सकते क्योंकि गुड्स ऊपर दिया हुआ है। दूसरा, मनी जो है वो आपका क्या नहीं बन सकता, सर्विस नहीं बन सकता। और तीसरा, सिक्योरिटी जो है वो सर्विस नहीं बन सकता। मनी सिक्योरिटी तो ऊपर था, ऐसे कैसा यहाँ पे भी है, साथ में गुड्स भी यहाँ पे क्या कर दिया है, डाल दिया। बट सर्विस में इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड होगा, एक्टिविटीज रिलेटेड टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर फॉर्म, करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर मोड फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। इसका मतलब क्या है, बड़ा ही सिंपल एग्जांपल समझो, ये मैं हूं, ये फॉरेक्स का कोई डीलर है, समझो मुझे क्या चाहिए, मुझे 10,000 डॉलर, 1 लाख रुपए से डॉलर कन्वर्ट करने हैं, और फॉर एग्जांपल $1 का रेट है 10 रुपया। तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 लाख रुपया दूंगा, ये मुझे क्या करेगा, $10,000 देगा, करेक्ट है, हाँ जी सर। तो इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल ये दूसरा सिनेरियो लो, वो मुझे $10,000 दे रहा है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 लाख और 5,000 रुपये दे रहा हूँ, जिसमें 1 लाख रुपये तो कन्वर्जन जितना पैसा है वो है, और 5,000 रुपये इसका फीस है। तो ये जो 5,000 रुपये उसका फीस है, उसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, वही यहाँ पे लिखा है। फिर नीचे एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हैं, आप रीड कर सकते हो। एक्शनेबल क्लेम का मतलब मैंने बता दिया। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के ऊपर, जो कि है कंसिडरेशन का डेफिनेशन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 231 कंसिडरेशन इंक्लूड्स। कंसिडरेशन में क्या इंक्लूड होगा, सबसे पहले कंसिडरेशन का नॉर्मल आपको मतलब पता है, मैं आपको क्लास का सर्विस दे रहा हूँ, तो आप मुझे कंसिडरेशन में क्या दे रहे हो, फीस दे रहे हो। आप मुझे फीस दे रहे हो, मैं आपको कंसिडरेशन में क्या दे रहा हूँ, क्लास का सर्विस दे रहा हूँ, सिंपल है, हाँ जी सर। तो कंसिडरेशन इंक्लूड एनी पेमेंट, कोई भी तरीके का पेमेंट इन मनी और अदरवाइज, या तो पैसे में आप पेमेंट कर रहे हो या कोई और तरीके से पेमेंट कर रहे हो। कोई और क्या तरीका हो सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे बार्टर, एक्सचेंज वगैरह हो सकते हैं। या फिर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जो मॉनेटरी वैल्यू में है, या फॉरबियरेंस कर रहे हो, मतलब कोई चीज़ को टॉलरेट कर रहे हो, तो वो भी कंसिडरेशन हो जाएगा। जैसे कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, उसका मुझे पैसा मिल गया था, अभी मैं वो सहन कर रहा हूँ कि मैं इतने टाइम तक कोई भी कॉम्पिटिशन वाला बिजनेस नहीं करूँगा। Is it okay? In respect of
in respect of, in response to, for in respect of मतलब उसके लिए या उसके सामने, या फिर for inducement of। inducement का मतलब क्या होता है, बेसिकली एग्जांपल दे देता हूँ बेस्ट वाला। अगर आप कहीं पे घूमने वगैरह जाते हैं तो वो जो अपने ड्राइवर होते हैं ना, वो अपने को कोई पर्टिकुलर प्लेस पे लेके जाते हैं खाना वाना खाने के लिए, रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वो क्या करते हैं, उनको वहाँ पे फ्री में मिल जाता है, तो बेसिकली वो इंड्यूसमेंट हो जाता है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड बोथ। तो यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेम टू सेम है। आपको क्या याद रखना है, कंसिडरेशन में क्या इंक्लूड होगा, कोई भी तरीके का पेमेंट या तो मनी में या अदरवाइज, या कोई मॉनेटरी वैल्यू का एक्ट, या फॉरबियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, या फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। सिंपल है। हाँ जी सर। फिर पेमेंट इज डन बाय रिसिपिएंट और अदरवाइज पेमेंट, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन खत्म हो जाता है। पर दो एक्सक्लूजन है। क्या दो एक्सक्लूजन है? सबसे पहला, सब्सिडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। पर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की होनी जरूरी है, क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकता है। फॉरेन गवर्नमेंट नहीं, इंडिया की अगर गवर्नमेंट कोई सब्सिडी वगैरह देती है तो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। और दूसरा, अगर कोई डिपॉजिट है, अनलेस इट्स गेट्स अगेंस्ट एडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाई, अगर सप्लाई के सामने एडजस्ट होता है वो वाला नहीं, कोई दूसरा डिपॉजिट है तो वो भी कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे नोट सर्कुलर्स वगैरह दिए हैं, वो आपको बहुत अच्छे से मैंने कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज वगैरह कराए थे तो उसमें दिखा दिए थे, वो आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस के डेफिनेशन के ऊपर। बिजनेस के डेफिनेशन याद करनी है, नहीं समझनी है आज ही बिल्कुल। सबसे पहले तो जो पीजीबीपी में आपको डेफिनेशन मैंने पढ़ाया था ना इनकम टैक्स में, वैसा ही कुछ डेफिनेशन का पहला पॉइंट है। कोई भी तरीके का ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर, ये सब क्या होगा, ये आपका हो जाएगा बेसिकली बिजनेस। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि जो ए में लिखी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उसके इंसिडेंटल या उसके कोई एंसिलरी चीज़ें होंगी वो भी बिजनेस मानी जाएगी। तीसरे में लिखा है जो ए वाला पॉइंट था उसके नेचर की कोई सर्विस है, उसके नेचर की कोई एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन है तो वो भी बिजनेस मानी जाएगी। ये फर्क नहीं पड़ता उसका वॉल्यूम क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कॉन्टिन्यूटी क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। डी में क्या लिखा है, अगर आप सप्लाई करते हो या एक्विजिशन करते हो किसका, गुड्स का, इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट का या सर्विसेज का, इन कनेक्शन ऑफ कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस, या बिजनेस को बंद करने के लिए या शुरुआत करने के लिए या तो सप्लाई कर रहे हो या एक्विजिशन कर रहे हो। अभी शेड्यूल 1 पढ़ेंगे एक, उसमें इसका पॉइंट आएगा तो आपको पता चलेगा। फिर कोई क्लब है, कोई एसोसिएशन है, कोई सोसाइटी है या कोई बॉडी ऑफ वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, क्या होता है, बॉडी ऑफ पर्सन्स होता है ना, एओपी और बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, फॉर ए सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी अदर कंसिडरेशन ऑफ द फैसिलिटीज और बेनिफिट टू इट्स मेंबर एज द केस में भी। मतलब जो क्लब वगैरह बनते हैं अपने मेंबर्स को जो फैसिलिटीज वगैरह देते हैं वो भी बिजनेस का पार्ट होता है। एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ अ पर्सन टू एनी प्रीमाइस, ये भी आपका क्या हो जाएगा, बिजनेस का पार्ट बन जाएगा। फिर यहाँ पे कोई होल्डर ऑफ ऑफिस है जैसे एमडी है, कर्ता है या फिर पार्टनर है, डेजिग्नेटेड पार्टनर है, वो सब भी आपका क्या बन जाएगा, बिजनेस का पार्ट बन जाएगा। अगर कोई रेस क्लब है जो घोड़े दौड़ाते हैं ना, वो वाला रेस क्लब है, इंक्लूडिंग उसमें क्या काम करे, टोटलिस्टर है। टोटलिस्टर का मतलब क्या होता है, जो वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते रहते हैं ना, टोटल वगैरह करते रहते हैं। या फिर लाइसेंस टू बुक मेकर है, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो कि लाइसेंस है, लाइसेंस्ड बुक मेकर इन सच क्लब, बेसिकली सट्टा वगैरह जो लगवा रहा है वो भी आपका क्या बन जाएगा, बिजनेस का पार्ट बन जाएगा। और लास्ट में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकता है। अगर आप देखोगे तो ये देखो बिजनेस का जो डेफिनेशन दिया है वो इंक्लूसिव दिया है। दो तरीके की डेफिनेशन होती है, एक होती है इंक्लूसिव, एक होता है एग्जॉस्टिव। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि बिजनेस इंक्लूड दिस। अभी कभी जिंदगी में इनको अमेंडमेंट लाना होगा, एक क्लॉज ऐड करना होगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई के साथ एक जे भी लिख देंगे। पर अगर बिजनेस मीन्स ये डालते तो अमेंड करने में क्या हो जाता था, प्रॉब्लम हो जाता था। सिंपल। हाँ जी। फिर सप्लायर का डेफिनेशन लिखा है। सप्लायर का डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल है। सप्लायर का मतलब क्या, जो एक्चुअल सप्लायर है वो प्लस उसका जो एजेंट है वो भी क्या मान लिया जाएगा, सप्लायर मान लिया जाएगा। फिर रिसिपिएंट का डेफिनेशन। रिसिपिएंट के डेफिनेशन को दो पार्ट में पहले डिवाइड कर दो। अगर कोई भी ऐसा सप्लाई है जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो जो बंदा कंसिडरेशन पे करेगा वो कौन हो जाएगा, रिसिपिएंट हो जाएगा। दूसरा, अगर ऐसा सप्लायर है जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो देखना पड़ेगा गुड्स का सप्लाई हो रहा है या सर्विस का सप्लाई हो रहा है। अगर गुड्स का सप्लाई हो रहा है तो रिसिपिएंट कौन होगा, जिसको गुड्स डिलीवर हो रहा है या मेड अवेलेबल हो रहा है, जिसके पास पोजीशन आ रहा है गुड्स का, वो क्या हो जाएगा, रिसिपिएंट हो जाएगा। सर्विस के केस में दिखता तो है नहीं,
सर्विस, तो ऐसा पर्सन जिसको सर्विस दिया गया है वही कौन होगा, रिसिपिएंट होगा। सिंपल है। सबसे पहले कंसिडरेशन देखना है, अगर जो वो कंसिडरेशन है तो जो बंदा पेमेंट करेगा वो रिसिपिएंट होगा। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो देखना पड़ेगा गुड्स है कि सर्विस है। गुड्स है तो जिसके पास गुड्स जा रहा है, सर्विस है तो जिसको सर्विस रेंडर हो रहा है। अगर कोई रिसिपिएंट के बिहाफ पे एजेंट एक्ट कर रहा है तो वो भी रिसिपिएंट मान लिया जाएगा। फिर पर्सन के डेफिनेशन भाई बड़ी ही सिंपल है। पर्सन के डेफिनेशन जो इनकम टैक्स में आपको मैंने 2 × 3+1 दिखाया था वही चीज़ें है, प्लस कुछ चीज़ें यहाँ पे क्या कर दी है, ऐड कर दी है, सेम एज इनकम टैक्स एक्ट, प्लस कुछ चीज़ें ऐड कर दी है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, रीड करके रख लेना। तो यहाँ पे अपनी डेफिनेशन भी हो गई है, सेक्शन 9 भी हो चुका है। तो सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट, सेक्शन नंबर 2 आपका डेफिनेशन, 3 से लेके 6 एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट, 7 अभी मैं कराऊंगा सप्लाई जो कि मेन टाइम यही खाएगा, 8 का बहुत छोटा सा पॉइंट है, और 9 हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया है, चार्जिंग सेक्शन। तो चलो आज क्या बोलता है वो, इतना बड़ा एक्चुअली सेक्शन है। तो सबसे पहले ओवरव्यू दे देता हूँ, तो आपको क्या होगा आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो क्लैरिटी रहेगा कि कैसे कैसे चल रहा है, ठीक है। तो सेक्शन 7 सप्लाई है, उसमें सेक्शन 7(1) में 3 पार्ट है, 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c). 7(1)(a) क्या बोलता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन में अगर ये 4 चीज़ें हो जाएगी तो वो सप्लाई मान लिया जाएगा। बेसिक बात बोलता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में ये 4 चीज़ें हो जाएगी तो क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। पहली चीज़ क्या है, वो ट्रांजैक्शन सेल होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, बार्टर होना चाहिए, लीज होना चाहिए। बेसिकली बेस्ट LDR करके मैंने एक मेमोनिक बताया था, वो होना चाहिए। करेक्ट, हाँ जी सर। दूसरा, और ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, मतलब इसमें से हुआ तो वैसी बात है। सेकंड, मेड या एग्रीड टू बी मेड, वो ट्रांजैक्शन या तो हो चुका है या फ्यूचर में होने वाला है, आपने एडवांस वगैरह ले लिया है। तीसरा, फॉर कंसिडरेशन होना ज़रूरी है कोई ट्रांजैक्शन में, तभी वो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। चौथा, वो बिजनेस के लिए होना चाहिए, न कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन को अगर सप्लाई बनना है तो ये 4 चीज़ें तो उसमें होनी ही चाहिए, तो ही वो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, नहीं तो नहीं सप्लाई माना जाएगा। फिर 7(1)(b) क्या बोलता है, 7(1)(a) पढ़ लिया, उसमें 4 पॉइंट है। 7(1)(b) इंपोर्ट ऑफ सर्विस, मतलब ये अपना इंडिया है फॉर एग्जांपल, मैप पे मत जाना, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। फॉरेन से आप क्या ले रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो कोई सर्विस का, तो अगर इसमें कंसीडरेशन है, मतलब आप पैसा पे कर रहे हो, तो भले ही आप बिजनेस पर्पस के लिए नहीं ले रहे हो, ऊपर क्या बोला, बिजनेस होना जरूरी है, यहाँ पे देखा अगर सप्लाई बनाना है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है अगर कंसीडरेशन आपने लिया है, मतलब कंसीडरेशन आपने पे किया है, पैसा पे किया है वो सर्विस के लिए, भले ही आपने उसके लिए पर्सनल पर्पस के लिए अगर वो सर्विस का यूज कर रहे हो, तो भी उसके ऊपर आपको GST देना पड़ेगा, मतलब वो सप्लाई माना जाएगा। करेक्ट, हाँ जी। 7(1)(c) शेड्यूल 1 बताता है, शेड्यूल 1 में 4 पॉइंट आएंगे। कितने पॉइंट आएंगे, 4 पॉइंट आएंगे। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, रिवाइज कराऊंगा। बेसिकली 4 पॉइंट क्या बोलेंगे, 4 पॉइंट बड़ी ही सिंपल सी चीज बोलेंगे कि भले ही कंसीडरेशन नहीं है, ऊपर क्या एक पॉइंट देखा था, कंसीडरेशन होना जरूरी है, तो शेड्यूल 1 वही बोलता है कि ये 4 चीजों में भले ही कंसीडरेशन नहीं है, फिर भी हम इसको क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। फिर सेक्शन नंबर 7(1)(a) में शेड्यूल 2 दिया गया है। शेड्यूल 2 क्या बोलता है, शेड्यूल 2 देखो, जब पहले सर्विस टैक्स, वैट वगैरह का रिजाइम होता था, तभी बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हो रहा था कि किसको सप्लाई ऑफ गुड्स माने, किसको सप्लाई ऑफ सर्विस माने। तो वो टाइम पे वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया था, तो GST में एक अलग ही शेड्यूल बना दिया, उस पर साफ साफ लिख दिया गया ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। तो वो शेड्यूल है शेड्यूल 2, ठीक है। शेड्यूल 3 जो है, ये सेक्शन नंबर 7 टू शेड्यूल 3 है। बेसिकली शेड्यूल 3 क्या बात करता है कि एक लिस्ट दी गई है 8-10 सर्विसेज की, जो क्या बात करती है कि ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, ना तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, ये कुछ सप्लाई होगा ही नहीं, मतलब इसके ऊपर GST लगेगा ही नहीं, वो हम देखेंगे। और सेक्शन नंबर 7(3) जो है, सेक्शन नंबर 7(3) जो है वो बात करता है सप्लाई ऑफ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स होगी पर सर्विस नहीं होगी, सर्विस होगी पर गुड्स नहीं होगी। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो आ जाते हैं अपने बुक के ऊपर। तो सबसे पहले सप्लाई क्या होता है सर? सप्लाई ये होता है कि वो टैक्सेबल इवेंट होता है। जैसे नेचर ऑफ सप्लाई है, जैसे इंट्रास्टेट है, उस हिसाब से क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले सेक्शन 7 पे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई इंक्लूड, सबसे पहले 7(1)(a) जो मैंने बेस्ट LDR बोला, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, ये लाइसेंस होगा नहीं, ये लाइसेंस है तो ये लीज है, करेक्ट है, एंड डिस्पोजल।
सब पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा मेड और एग्रीड टू बी मेड। तीसरा कंसिडरेशन होना चाहिए। चौथा कोर्स और फर्दरेशन ऑफ बिजनेस होना चाहिए। फिर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस की बात हो गई, भले ही बिजनेस के लिए यूज़ नहीं किया है पर कंसिडरेशन दिया है तो ये भी सप्लाई माना जाएगा, और शेड्यूल 1 भी आपका क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। फिर यहाँ पे कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है विदाउट कंसिडरेशन। 7(1)(a) में शेड्यूल 2 के बारे में बात की है। 7(2) में क्या बात की गई है, शेड्यूल 3 की बात गई है। बेसिकली यहाँ पे वो बोला गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सप्लाई मानी ही नहीं जाएगी, और 3 में बोला गया है कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो गुड्स का सप्लाई माना जाएगा पर सर्विस का नहीं माना जाएगा, सर्विस का माना जाएगा पर गुड्स का नहीं माना जाएगा। तो जब मैं कंसिडरेशन करा रहा था तो मैंने इंटेंशनली ऊपर जब डेफिनेशन वाला पार्ट करा रहा था तो कुछ इंटेंशनली एक चीज़ छोड़ देती बतानी आपको, वो चीज़ मैं अभी बता देता हूँ। उसका रीज़न है कि वो फ्लो अपना मॉड्यूल वाला है। जो आपके मॉड्यूल, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मॉड्यूल देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला ये वाला देखो, ऊपर बहुत कुछ ज्ञान लिखा हुआ है पर ये क्रक्स ये है जो मैं बता देता हूँ। अगर आप क्या करते हो, या तो गिफ्ट देते हो या आप डोनेशन देते हो, करेक्ट है। किसको दे रहे हो, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो। जो पेमेंट का नेचर है वो आपका क्या है, या तो गिफ्ट का है या डोनेशन का है, और उसका पर्पस क्या है, फिलैंथ्रोपिक है। मतलब इससे आपको कोई कमर्शियल गेन नहीं है, आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, ना आपका एडवर्टीजमेंट हो रहा है। अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अभी गिफ्ट का, डोनेशन का कहीं पे भी डेफिनेशन जीएसटी एक्ट में नहीं लिखा है। जो कॉमन पार्लेंस में यूज़ होता है जीएसटी गिफ्ट का मतलब वही है। तो अगर गिफ्ट या डोनेशन दे रहे हो, किसको दे रहे हो, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो। जो पेमेंट का कैरेक्टर है गिफ्ट का वो क्या है, गिफ्ट या डोनेशन का नेचर है, और पर्पस फिलैंथ्रोपिक है। मतलब अपने को कुछ फ़ायदा नहीं उठाना है, कोई तरीके का कमर्शियल गेन नहीं लेना है, कोई तरीके का एडवर्टीजमेंट नहीं लेना है, तो वो क्या मान लिया जाएगा, कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, तो जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा ये वाला पार्ट, इसका भी मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से मतलब बता देता हूँ। ये मैं हूँ जो कि एक आर्टिस्ट है, मैं पेंटिंग बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कोई आर्ट गैलरी है, नेशनल आर्ट गैलरी वगैरह, उधर क्या करता हूँ, ये पेंटिंग दे देता हूँ। ये बिल्डिंग है भाई, पर्सन नहीं है, चलो गैलरी है। ये आगे क्या करता है, ये पेंटिंग को बेच देता है, सेल कर देता है भाई, उनका काम ही यही है। तो ये सेल पे तो जीएसटी लगेगा, कोई सवाल ही नहीं है भाई, बेचा है तो जीएसटी लगेगा। पर ये जो पेंटिंग आर्टिस्ट ने ट्रांसफ़र किया है फॉर एग्जीबिशन वगैरह, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या, तो इसके ऊपर नहीं लगेगा, कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, वही लिखा है। एनी वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू आर्ट गैलरी फॉर एग्जीबिशन इज नॉट सप्लाई बिकॉज नो कंसिडरेशन फ्लोज फ्रॉम गैलरी टू आर्टिस्ट व्हेन आर्ट वर्क इज सेंट। सिंपल। हाँ जी सर। तो वापस नीचे आ जाते हैं। ये कंसिडरेशन का मैंने जानबूझ के छोड़ा था क्योंकि आपके मॉड्यूल में ये चीज़ पीछे लिखी हुई है, तो वो इंटेंशनल था कि अगर किसी के पास बुक नहीं है मेरा, वो अगर मॉड्यूल यूज़ कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं, रेफरेंस टू वेरियस टर्म। सप्लाई मेड का मतलब क्या है, एक्चुअल सप्लाई हो चुका है। एग्रीड टू बी मेड का मतलब क्या है, आपने एडवांस ले लिया है, बेसिकली आपने एग्रीमेंट कर लिया है। गुड सर्विसेज कंसिडरेशन, ये सब का तो ऊपर मैंने मतलब बता ही दिया है। सप्लाई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, रीड कर लेना, कुछ नहीं है, इतना कोई महान नहीं है। फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में यहाँ पे एग्जांपल्स वगैरह लिखे हैं, मैंने आपको बता दिया है। क्या इंपॉर्टेंट इसमें देखना है, कंसिडरेशन होना चाहिए, तो भले ही बिजनेस के लिए है या नहीं है, पर्सनल पर्पस के लिए है, सप्लाई माना जाएगा, करेक्ट। उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं। So as per above analysis we can conclude if there is no goods or service there is no supply। सीधी सीधी बात है, जैसे मनी और सिक्योरिटी। if there is no consideration no supply, कंसिडरेशन नहीं होगा तो सप्लाई भी नहीं होगा, पर उसके एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, जो शेड्यूल 1 आगे करेंगे वो एक्सेप्शन है। सप्लाई शुड बी मेड इन अ कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जो सप्लाई होना चाहिए वो बिजनेस के लिए होना चाहिए, पर उसका भी एक्सेप्शन है। क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, अगर वो कंसिडरेशन के लिए है तो चल जाएगा। फिर टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है, टैक्सेबल पर्सन का मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है या फिर उसकी लाइबिलिटी है जीएसटी में रजिस्टर्ड होने की। समझो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो तो टैक्सेबल पर्सन ही है। जीएसटी में लाइबिलिटी कैसे, उसका टर्नओवर क्रॉस हो चुका है पर उसने अभी तक लिया नहीं है रजिस्ट्रेशन, पर उसकी लाइबिलिटी तो है, बिल्कुल है, तो हाँ वो भी। या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसको कंपलसरी जीएसटी लेना ही पड़ता है रजिस्ट्रेशन, अगर वो है तो उसकी बात हो रही है।
यहाँ पे कुछ लिखा है फाइनल स्टेटस ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, कुछ नहीं, आपको बस इतना समझना है। पहले क्या होता था, ये पिछले अटेम्प्ट में ही अमेंड हो चुका था, तो ये अटेम्प्ट में कुछ ऐसा नया नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया था, वो 370 आर्टिकल को हटा दिया था, तो जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना दिया है, यूटी बना दिया है। लद्दाख को भी क्या बना दिया है, अलग यूटी बना दिया है। पहले ये सब मिला के एक स्टेट हुआ करता था, अभी ये क्या है, यूटी है। और पहले वो दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली अलग अलग यूटी हुआ करता था, इनको मिला के एक यूटी बना दिया। करेक्ट है, पहले ये दो अलग यूटी हुआ करता था, इनको एक यूटी बना दिया है। JNK और लद्दाख को अलग अलग यूटी बना दिया है, पर JNK वाला यूटी जो है वो ऐसा यूटी है कि इसको स्टेट का दर्जा फॉर पर्पस ऑफ GST मिला हुआ है, जैसे दिल्ली को मिला हुआ है वैसा ही लद्दाख को यूटी ही माना जाएगा। मतलब लद्दाख से लद्दाख में सेल होगा तो CGST UT GST लगेगा, जम्मू एंड कश्मीर से जम्मू एंड कश्मीर में सेल होगा तो CGST SGST लगेगा। करेक्ट है, और ये नॉर्मल यूटी है दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, पहले ये दो अलग अलग हुआ करता था। फिर इंडिया का डेफिनेशन जो है वो आप रीड कर लेना भाई, ये बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन है। फिर आगे बढ़ते हैं आगे। ये आपकी चार्ट वगैरह बनाने के लिए पेज छोड़े हुए हैं, आप बना सकते हो, क्लास में करवाए थे। शेड्यूल 1 के ऊपर आते हैं। शेड्यूल 1 में ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसमें भले ही आपका कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी सप्लाई माने जाएंगे। कंसिडरेशन नहीं है पर सप्लाई माने जाएंगे। इज इट क्लियर? सबसे पहला परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट वेयर ITC हैज़ बीन अवेल्ड। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, बड़ा ही सिंपल। समझो जब मैंने ये क्लास स्टार्ट किया तो मैंने एक क्या ले लिया, कैमरा ले लिया, ठीक है। कैमरे का पेमेंट मैंने किया 1 लाख रुपया, उसके ऊपर GST फॉर एग्जांपल 18,000 किया, ठीक है। तो 1,18,000 रुपये का पेमेंट किया, ये 18,000 रुपीज़ का मैंने क्या ले लिया, ITC पे क्रेडिट ले लिया। अभी 6 महीने बीत गए, मुझे पता चला कि ये जो कैमरा है ये वीडियो रिकॉर्डिंग के कोई काम का नहीं है, ये फोटोग्राफी के लिए अच्छा है। तो मेरा कोई भाई आता है घूमने के लिए, तो मैं ये कैमरा उसको क्या कर देता हूँ, गिफ्ट कर देता हूँ। गिफ्ट कर देता हूँ। तो जो मैंने पहले कैमरा लिया था वो मैंने क्या किया, परमानेंटली डिस्पोज कर दिया, मतलब बिजनेस से निकाल दिया। तो अगर आप कोई भी एसेट जिसके ऊपर आपने ITC लिया रहना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपने ITC लिया है और आप उसको परमानेंटली डिस्पोज कर रहे हो, पहला पॉइंट परमानेंटली डिस्पोज कर रहे हो मतलब वापस आपके पास नहीं आएगा, प्लस आपने उसके ऊपर पहले ITC लिया रहना चाहिए। तो जो आप परमानेंट डिस्पोज करोगे वो आपका सप्लाई मान लिया जाएगा, उसके ऊपर आपको GST भरना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फिर बात करते हैं सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस के लिए रिलेटेड पर्सन के बीच में सप्लाई होता है, अभी रिलेटेड पर्सन के साथ क्या होगा, कंसिडरेशन नहीं होगा। करेक्ट है, अपने भाई को दे दिया, फैमिली मेम्बर को दे दिया, एक दूसरे डायरेक्टर को दे दिया, तो भाई कंसिडरेशन नहीं होगा, तो क्या GST लगेगा? हाँ जी लगेगा। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, समझो मेरा महाराष्ट्र में मेन है HO है फॉर एग्जांपल, और गुजरात बाजू में है, वहाँ पे मेरा क्या है, एक ब्रांच है फॉर एग्जांपल। इसका GST नंबर अलग होगा, हाँ जी, क्योंकि स्टेट वाइज GST नंबर मिलता है, इसका GST नंबर अलग होगा, हाँ जी बिल्कुल अलग अलग होगा। हाँ, पर पैन नंबर तो सेम होगा, क्योंकि एक ही कंपनी का है दोनों ब्रांच, तो पैन नंबर सेम होगा, पर GST नंबर अलग होगा। तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाएगा, भले ही कंसिडरेशन नहीं है, क्या GST लगेगा, वो सवाल है। तो हाँ जी लगेगा, इसको डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है, सिंपल। तो रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, मैं फटाफट बता देता हूँ। अगर एक पर्सन क्या है, ऑफिसर या डायरेक्टर है अदर बिजनेस का, कोई ऐसा पर्सन है जो पार्टनर है एक दूसरे के बिजनेस का, सच पर्सन अगर एम्प्लॉय है तो भाई वो रिलेटेड मान लिए जाएंगे। कोई एक थर्ड पर्सन है जो कंट्रोल करता है 25% ज़्यादा से, समझो ये है अंबानी, ये जियो में और ये रिलायंस एनर्जी में, 30% यहाँ भी होल्ड करता है, 30% यहाँ भी होल्ड करता है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, एक दूसरे के रिलेटिव बन जाएंगे। इज इट सिंपल? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जहाँ पे न्यूमेरिकल गेम आता है वहाँ पे MCQ वगैरह बनने के चांस हो जाते हैं। एक आदमी है जो कंट्रोल करता है दूसरे को, तो भाई एक थर्ड पर्सन है जो कंट्रोल करता है दो से ज़्यादा लोगों को। सच पर्सन अगर सेम फैमिली के मेंबर है, फैमिली का डेफिनेशन देख लेना, अगर कोई ऐसा एजेंट है जो सोल डिस्ट्रीब्यूटर है या सोल कंसेशनियर है, इसका मतलब क्या है, मतलब अलग अलग नहीं होने चाहिए, वो एक ही आदमी है जो उसका एजेंट है,
एक दूसरे का, तो उसकी बात हो रही है तो वो भी आपका रिलेटिव मान लिया जाएगा। मैंने बहुत फटाफट का ये समझाया भी नहीं, मैं फटाफट रीड कर रहा था ये, तो आप ये रीड कर सकते हो रिलेटिव का डेफिनेशन क्या होता है। फिर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का मैंने मतलब बता दिया है जो कि इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन्ड और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, या तो उसे ले लिया है या उसको लेना है, क्या एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, वेदर इन एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी या मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो वो लोग क्या बन जाएंगे, एक दूसरे के डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। मतलब पैन सेम है पर जीएसटी नंबर अलग अलग है। तो ये जितने भी जीएसटी नंबर अलग अलग जो भी इस ग्रुप में रहेगा वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन रहेंगे। डिस्टिंक्ट पर्सन इज रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन वाइज नॉट स्टेट वाइज, भले ही एक स्टेट में, समझो यहाँ पे महाराष्ट्र में ही एक स्टेट में दो मेरी एस्टेब्लिशमेंट है, दोनों का अलग अलग जीएसटी नंबर लिया है, तो वो भी क्या माने जाएंगे, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। फिर एस्टेब्लिशमेंट इन डिफरेंट स्टेट का मतलब क्या होता है, समझो जीएसटी नंबर नहीं है, यहाँ पे मैं ये एग्जांपल जो दिया है वही ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं महाराष्ट्र में हूँ, मेरा जीएसटी नंबर के साथ प्रॉपर एंटरप्राइज है। एक उत्तराखंड जो आपके मॉड्यूल में एग्जांपल दिया है, उत्तराखंड में मेरा एक लिकर शॉप है, फॉर एग्जांपल लिकर शॉप है, हाँ जी सर, इसका तो ये जीएसटी में आता ही नहीं है। लिकर तो भाई आपका जीएसटी में अलाउड ही नहीं है, ये तो पहले जैसे टैक्स लगता था वैसे ही लगेगा, तो इसका जीएसटी नंबर तो नहीं होगा। हाँ जी सर, जीएसटी नंबर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो भी क्या ये एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा? तो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन तो माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर बताया गया था कि रजिस्ट्रेशन वाइज होता है, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। फिर भी इसको क्या मान लिया जाएगा, तुम्हारा ही एस्टेब्लिशमेंट मान लिया जाएगा और उस हिसाब से जीएसटी लगेगा। फिर बात करते हैं सर, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अगर हम स्टॉक का ट्रांसफ़र करते हैं या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कुछ ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब उसको सप्लाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा, पर आपको ये देखना पड़ेगा या तो वो एस्टेब्लिशमेंट है जैसे मैंने ऊपर अभी उत्तराखंड वाला बताया, या फिर वो आपका क्या है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है कि डिफरेंट लोकेशन है ऑफ द सेम लीगल एंटिटी, तो वो क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। नीचे एग्जाम्पल्स वगैरह लिखे हैं। फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात करें तो आगे हम शेड्यूल 3 देखेंगे, उसमें सिंपल सी बात लिखी है कि अगर आपका रिलेशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इसके ऊपर ये शेड्यूल 3 में कवर हो जाता है और ये सप्लाई ही नहीं माना जाता। पहला पॉइंट क्लियर है? हाँ जी। पर अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है 50,000 रुपये तक, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, पर 50,000 रुपये से ज़्यादा देगा तो जीएसटी लगेगा। सर अभी आपने ऊपर बोला कि जीएसटी लगेगा ही नहीं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन, भाई शांति रखो, सुनो मैं क्या बोलूँ। अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा दे रहा है गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन, पर किस बेसिस पे दे रहा है, व्हेन मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नॉट एम्प्लॉयमेंट। अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट देगा तो भाई सवाल ही नहीं उठता जीएसटी का। पर समझो वो एम्प्लॉय ने कुछ ज़्यादा सेल वगैरह करा दिया, कोई मीटिंग करा दिया, उसकी वजह से कुछ गिफ्ट वगैरह मिल रहा है, समझो बिजनेस की वजह से कुछ मिल रहा है, तो उसमें 50,000 रुपये से ज़्यादा कोई गिफ्ट है, 50,000 रुपये तक नहीं, 50,000 रुपये से ज़्यादा गिफ्ट है, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। गिफ्ट की डेफिनेशन कहीं पर भी एक्ट में नहीं लिखी है, जो कॉमन पार्लरेंस में होता है वही गिफ्ट माना जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ परक्यूजिट्स वगैरह की बातें की है, जो कि आपको वही ऊपर जो मैंने बताया उसको अच्छे से 1-2 बार प्रेजेंट किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट तो प्रिंसिपल, वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, शेड्यूल 1 पढ़ रहे हैं, मतलब विदाउट कंसिडरेशन भी क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। तो क्या सर एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को सामान दे रहा है और वो एजेंट कस्टमर को बेच रहा है सामान, इसके ऊपर जीएसटी कैसे लगेगा? देखो एजेंट जो कस्टमर को बेचेगा भाई उसके ऊपर तो पूरा जीएसटी लगेगा, कोई सवाल ही नहीं है, सीधी बात है ना। अगर कोई भी आदमी बेच रहा है सामान तो जीएसटी लगेगा। पर क्या सर प्रिंसिपल अपने एजेंट को सामान देगा, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट कंसिडरेशन देगा बेसिकली, तो उसके ऊपर, या फिर विदाउट प्रॉफिट देगा, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? तो उसके ऊपर आपको देखना है इनवॉइस किसके नाम पे इश्यू हो रहा है। अगर इनवॉइस इश्यू एजेंट के नाम पे हो रहा है, जो आगे इनवॉइस इश्यू हो रहा है वो एजेंट के नाम पे अगर हो रहा है तो सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा। अगर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे ही इश्यू हो रहा है, पुराने वाले के नाम पे इश्यू हो रहा है, तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो वापस नोट्स पे आ जाते हैं। तो उधर बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इतने सारे सब अच्छे से पढ़ाए थे। इसका सार वही है जो मैंने अभी आपको बताया, आप अपने कहीं पे भी बुक वगैरह पे लिख सकते हो। फिर बात करते हैं डेल क्रेडिट कमीशन, ये क्या होता है, ये एजेंट कौन होता है? ये ऐसे एजेंट होते हैं, अगर समझो आपका
ये लोग जो कस्टमर लेके आए उन्होंने आपको पेमेंट नहीं दिया, अगर पेमेंट नहीं दिया तो आपका लॉस हो जाता है। तो ये जो एजेंट होते हैं ये आपको वादा करते हैं कि अगर कस्टमर पैसा नहीं देगा तो हम अपनी जेब से क्या करेंगे, आपको पैसा देंगे। अगर कस्टमर पैसा नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, जेब से पैसा देंगे। तो डीसीए और नॉर्मल एजेंट में डिफ्रेंशिएशन क्या है, डीसीए गारंटी करता है पेमेंट टू सप्लायर, बाकी वो लोग गारंटी नहीं करते, ये क्या करता है, गारंटी करता है। तो सबसे पहली सवाल ये उठता है वेदर डीसीए जो होता है वो फॉल करता है क्या शेड्यूल 1 में। तो हाँ भाई, बेसिक चीज़ है, अगर प्रिंसिपल के नाम पे इन्वॉइस इश्यू हो रहा है तो नहीं होगा, अगर एजेंट इसी के नाम पे इन्वॉइस इश्यू हो रहा है तो ये शेड्यूल 1 में फॉल हो जाएगा। इफ़ डीसीए इज नॉट एजेंट एज पर शेड्यूल 1 देन शॉर्ट टर्म लोन। अभी यहाँ पे इश्यू क्या हो रहा है, ध्यान से समझो, मैं आपको समझाता हूँ। जो डेल क्रेडिट एजेंट है ये क्या करता है, ये मैंने क्या बोला आपको, कस्टमर अगर पेमेंट नहीं देगा तो ये आपको लाके पेमेंट देगा। तो पेमेंट लाने के दो तरीके हैं, देखो बेसिकली बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहला क्या करेगा, ये आपको पैसा दे देगा और फिर कस्टमर से वो क्या करेगा, इंटरेस्ट के साथ रिकवर कर लेगा, पहला पॉइंट। हाँ जी। दूसरा पॉइंट क्या है, ये कस्टमर को एक बार के लिए लोन दे देगा कि भाई तू पहले पैसे चुका दे, और फिर वो लोन का क्या करेगा, रिकवरी करेगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो अब ये जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है ये समझो 1000 रुपीज़ वैल्यू था प्लस उस पर 50 रुपीज़ इंटरेस्ट है। तो ये 1050, ये 50 रुपीज़ जो है ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा या नहीं होगा, वो सवाल उठता है। इंटरेस्ट वाला पोर्शन ऐड होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर वो एजेंट जो है डेल क्रेडिट एजेंट, अगर वो शेड्यूल 1 के हिसाब से क्या है, एजेंट है, मतलब इनवॉइस उसके नाम पे जा रहा है, तो ये सब वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा, अगर नहीं है तो ऐड नहीं होगा। तो ये मैराथन रिवीजन में इतना इनफ है बताने के लिए, बाकी क्लास में हम लोग ने बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन डिस्कस किया था ये चीज़। ये रीड कर लेना अच्छे से। फिर नेक्स्ट आते हैं इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के लिए आप क्या कीजिए, एक चार्ट मैं बता रहा हूँ, ये चार्ट आप क्या कीजिए अपने नोटबुक वगैरह कहीं पे भी बना लीजिए। ये चार्ट पूरे इंपोर्ट ऑफ सर्विस का फाइनल चार्ट है। ये चार्ट अगर समझ जाता है तो भाई इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, मतलब फॉरेन से इंडिया में कोई सर्विस ले रहे हो और उसके लिए कंसिडरेशन पे करते हो, तो हमेशा वो सप्लाई माना ही जाएगा एज पर सेक्शन 7(1)(b। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बिजनेस के लिए है, पर्सनल पर्पस के लिए है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इज़ इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। फिर अगर बात करें विदाउट कंसिडरेशन, मतलब आपने जो इम्पोर्ट्स किया सर्विस का उसके लिए पैसा नहीं दिया, तो ये शेड्यूल 1 वाला पार्ट आ जाएगा। करेक्ट है, यहाँ पे वही देख रहे हैं ना कि अगर पैसा नहीं दिया तो क्या होगा, तो शेड्यूल 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने रिलेटेड पर्सन से क्या किया है, अगर रिलेटेड पर्सन से क्या किया है, इंपोर्ट किया है, तो अगर बिजनेस पर्पस के लिए इंपोर्ट किया है तो सप्लाई माना जाएगा, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं किया है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। और किसी और पर्सन से क्या किया, रिलेटिव को छोड़ के किसी और पर्सन से आपने इंपोर्ट और सर्विस किया है तो सप्लाई माना ही नहीं जाएगा। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस का विदाउट कंसिडरेशन, तो सिर्फ रिलेटेड पर्सन से, और वो भी बिजनेस के लिए अगर करोगे इंपोर्ट तो सप्लाई माना जाएगा, नहीं तो नहीं, और किसी केस में नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये रिलेटेड पर्सन में जो वो फैमिली वाला पॉइंट है ना, वो डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फैमिली का मतलब होता है, यहाँ पे बोला जाएगा ब्रदर से आपने क्या लिया, इंपोर्ट करवाया, तो क्या वो रिलेटिव है? वो रिलेटिव तभी बनेगा जब वो आपके ऊपर होली या मेनली डिपेंडेंट है। ऐसा जो डेफिनेशन है वो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसके रिलेटेड अच्छे एमसीक्यूज वगैरह है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक पे देखो 4 पॉइंट अपने हो चुके हैं। शेड्यूल 1 खत्म हो चुका है। शेड्यूल 1 के 4 पॉइंट कौन से थे? सबसे पहला था परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन टेकन। दूसरा क्या था? प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल, बेसिकली तीसरा पॉइंट था। थर्ड क्या था? रिलेटिव पर्सन या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। और चौथा क्या था? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। रेस्ट इन पीस, RIP का ऐसा कुछ भी फालतू सा आप क्या कर सकते हो, मेमोनिक बना सकते हो जो कि याद रहे। R यानी रिलेटेड पर्सन, I यानी इंपोर्ट ऑफ सर्विस, P यानी परमानेंट डिस्पोजल, और प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल। करेक्ट, डन। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, शेड्यूल 1 खत्म होता है। अभी आगे बढ़ना है शेड्यूल 2 के ऊपर। यहाँ पे एग्जाम्पल्स वगैरह है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे शेड्यूल 3 पहले, पर हम शेड्यूल 2 पहले कर लेते हैं ताकि आपका मॉड्यूल का सीक्वेंस बना रहे।
शेड्यूल टू क्यों लाया गया, मैंने आपको बताया था पहले वैट वगैरह में क्या थे, बड़ी ही दिक्कत थी, जैसे कि रेस्टोरेंट पे सर्विस टैक्स भी लगता था, वैट भी लगता था, कन्फ्यूजन था। तो अभी क्या कर दिया, शेड्यूल 2 में उसको नोटिफाई कर दिया और बोल दिया कि रेस्टोरेंट का सर्विस होगा तो हमेशा वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। ऐसे करके बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है, ऐसे टाइप के गुड्स है जो सप्लाई का क्लैरिटी दे दिया है कि या तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। पे आते हैं ट्रांसफ़र। अगर आप कोई भी एग्जांपल याद करो, मेरी क्लासेस में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर याद है नहीं याद है तो भी सुन लो कि मेरे पास एक मर्सिडीज़ है, मेरे दोस्त को कोई शादी में जाना है, उसको अपने वाइफ को लेके आना है, तो वो क्या लेके जा रहे हैं, वो बोल रहा है कि भाई मेरे को टाइटल ही दे दे मर्सिडीज़ का, मतलब क्या कर रहा है वो खरीद रहा है वो गाड़ी। अगर ख़रीद रहा है तो भाई बेसिकली बात है वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा कि भाई सामान ही पूरा जा रहा है। दूसरा वो क्या कर रहा है, राइट इन या अनडिवाइडेड शेयर ले रहा है विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, मतलब वो यूज़ करने के लिए ले रहा है, जैसे रेंट पे ले रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार करो। थर्ड पॉइंट, अगर टाइटल इन गुड्स अंडर एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट फ्यूचर डेट, मतलब क्या है, हायर परचेस हो गया ना भाई, प्रॉपर्टी फ्यूचर डेट पे पास होगा, जो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर दोगे तो वो क्या माना जाएगा, वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। सिंपल, हाँ जी। तो ये पहला खत्म हो गया। दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो शेड्यूल 3 के हिसाब से क्या माना जाता है, वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। बट अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग को लीज पे देते हो, भाड़े पे देते हो, ईजमेंट के लिए देते हो, लाइसेंस पे देते हो, मतलब भाड़े पे दे रहे हो, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अगर रेंट पे कोई लैंड एंड बिल्डिंग दोगे तो हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ये बता दिया है। तीसरा, अगर आपके पास समझो कोई बहुत बड़ा वुड है, आप एक कारपेंटर को बोलते हो कि ये वुड ले ले मेरा और क्या कर, इसको एक टेबल बना दे, मेरे को लेक्चर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो वो अगर वो आपके सामान के ऊपर क्या करता है, प्रोसेस करता है, अप्लाई टू अनदर पर्सन्स गुड्स, तो वो क्या माना जाएगा, जॉब वर्क है उसको, और वो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। सिंपल। चौथे पे आते हैं ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट। पहला तो वो जो हम लोग ने देखा था ना, परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट, वैसा ही कुछ है। अगर गुड्स जो आपका बिजनेस एसेट है वो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन जो कि बिजनेस चला रहा है, और वो आपके बिजनेस का भी वो एसेट पार्ट नहीं है, तो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। भाई बड़ा ही सिंपल है, आपने अपना बिजनेस में से कोई एसेट बेच दिया है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट में आपने बेचा नहीं है, पर आपने क्या किया, वो एसेट को प्राइवेट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो या अवेलेबल करा रहे हो ऐसे पर्सन को फॉर यूज अदर देन बिजनेस। जैसे आपके बिजनेस में कार पड़ा हुआ है जो बिजनेस के लिए यूज करना था, पर उसका डायरेक्टर क्या करता है, पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है और उसके लिए कुछ कंसिडरेशन कंपनी को दे देता है, करेक्ट है, तो वो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका जो गुड्स है वो बिजनेस एसेट था और वो जो पर्सन था, जो बिजनेस था, वो अभी टैक्सेबल पर्सन ही नहीं है, मतलब वो अभी जीएसटी के अंदर है ही नहीं, मान लो बिजनेस बंद हो गया या मान लो उसका टर्नओवर कम हो गया, तो वो क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा ऑटोमेटिकली। कैसे क्या माना जाएगा, ये आईटीसी वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। बट उसके दो एक्सेप्शन है, कब नहीं माना जाएगा, अगर जो बिजनेस ट्रांसफ़र हुआ है, समझो मेरा बिजनेस मैं बंद करके उसको बेच दिया और वो ट्रांसफ़र हुआ है एज अ गोइंग कंसर्न, जैसे अमालगमेशन हो गया, करेक्ट है। या फिर अगर बिजनेस जो है वो कैरी ऑन हो रहा है अंडर पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ अ डीम्ड टैक्सेबल पर्सन, तो वो भी क्या माना जाएगा, वो केस में भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। फिर पांचवें पॉइंट में 6 ऐसे पॉइंट लिखे हैं, 6 ऐसे पॉइंट लिखे हैं, 6 ऐसे पॉइंट लिखे हैं जो हमेशा 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 सप्लाई ऑफ सर्विस होंगे। पहला, अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को भाड़े पे देते हो तो हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग या सिविल स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन कराते टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन उसको सेल करते हो, एक बार कंस्ट्रक्शन हो गया उसके बाद सेल करते हैं, तो वो तो हमेशा 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 नेगेटिव लिस्ट में चला जाता है, मतलब सप्लाई माना ही नहीं जाएगा। पर अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को बेचते हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। इसीलिए आपने सुना रहेगा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कोई फ्लैट वगैरह खरीदता है तो जीएसटी लगता है, तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए सर जीएसटी तो लगता ही नहीं लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर, क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा। अगर आप ट्रांसफ़र करते हो टेम्पररी या परमानेंट यूज़ के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए आईपीआर देते हो, जैसे कॉपीराइट, लोगो, ट्रेडमार्क, तो उसके ऊपर वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अगर आप कोई आईटी सॉफ्टवेयर का DDP
CAUEI कराते हो, मतलब कुछ भी कराते हो IT सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोग्राम, कस्टमाइजेशन, एडॉप्शन, अपग्रेडेशन, कुछ भी कराते हो तो उस हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। आप क्या करते हो, एग्री करते हो टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, मतलब कुछ ना करने के लिए एग्री करते हो। जैसे मैं कोई क्लासेस में पढ़ाता हूँ, अभी मुझे छोड़ना है तो उन्होंने बोला कि कुछ पैसे रख, तो कंपटीशन में बिजनेस मत करना, ऐसा कुछ होता है तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और लास्ट में अगर आप क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हो ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड्स और फॉर एनी पर्पस, जैसे लीज वगैरह, तो वो भी हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। 6 पॉइंट में कुछ कंपोजिट सप्लाई दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, एक तो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है रेस्टोरेंट। ये हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे। कंपोजिट मतलब ऐसी सप्लाई है जिसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है और सर्विस भी इन्वॉल्व है। क्या मैंने बोला, गुड्स भी इन्वॉल्व है, सर्विस भी इन्वॉल्व है, ऐसे ये ट्रांजैक्शन है, पर इनको हमेशा सर्विस ही माना जाएगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है और सर्विस भी इन्वॉल्व है, आपके कारपेंटर वगैरह टाइप का। भले ही गुड्स 90% है, सर्विस 10% है, फिर भी हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। और रेस्टोरेंट के सर्विस भी हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और 7वां पॉइंट है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड AOP BOI टू मेंबर देयर ऑफ फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट और एनी अदर वैल्यू, तो ये हमेशा सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। मैंने थोड़ा फास्ट कराया है बिकॉज शेड्यूल टू रट्टा नहीं मारना है आपको, शेड्यूल टू सिर्फ समझना है। कहीं कहीं पे MCQ वगैरह पूछा जा सकता है कि या सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, खासकर जो मैंने स्टार लगवाए हैं वो इम्पोर्टेंट है। और ये वाला पार्ट अच्छे से समझ लेना। 4th वाला जो पार्ट है उसका भी है, खासकर 3rd वाला जो क्लॉज है ना, ये वाला पार्ट अच्छे से समझ लेना। ये थोड़ा सा ट्रिकी काइंड ऑफ है, बाकी तो कुछ इसमें फटाफट रीड और समझना है। नेक्स्ट आता है टेनेंसी राइट अंडर GST। पगड़ी सिस्टम क्या होता है और उसका GST इम्प्लीकेशन क्या होता है, ये समझ लेते हैं। तो पगड़ी सिस्टम बेसिकली क्या होता है समझो। देखो, हम क्या करते हैं, लैंडलॉर्ड को रेंट पे करते हैं। ये पगड़ी सिस्टम में टेनेंसी राइट के साथ, मतलब ये जो रेंट के साथ साथ आपको क्या देना पड़ता है, टेनेंसी प्रीमियम भी पे करना पड़ता है। और ये जो टेनेंसी प्रीमियम है जो आप पे कर रहे हो, इसको आप फर्दर क्या कर सकते हो, बेच वगैरह सकते हो, बेच नहीं सकते, मतलब उसका यूज़ कर सकते हो फॉर मॉनेटरी पर्पस। तो उसके बारे में बात हो रही है। तो क्या ये इसके ऊपर GST लगेगा या नहीं लगेगा, तो हाँ भाई, बेसिकली सप्लाई ऑफ सर्विस है, रेंट पे दे रहे हो तो लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वही लिखा है आगे। पर अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए यूज़ हो रहा था ये प्रॉपर्टी, तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए बेसिकली एग्जम्पशन चैप्टर में एग्जम्पशन मिल जाता है, करेक्ट है। तो वो केस में आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, तो वहाँ पे एग्जम्प्ट है तो यहाँ पे भी एग्जम्प्ट है, तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी है। अगर आप देखोगे, so it's covered under scope of supply of GST payable. Transfer of tenancy right to tenant against consideration is taxable, ये taxable होगा। however अगर residential dwelling में अगर exemption जो cover है और वो same situation यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी exemption मिल जाएगा। अभी composite mix supply में आने से पहले जो schedule 3 है, मतलब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे, बेसिकली नेगेटिव लिस्ट है, सप्लाई माने ही नहीं जाएंगे, करेक्ट। तो उसके ऊपर आ जाते हैं, वो फटाफट ख़त्म करते हैं। और उसके बाद लास्ट आज के लेक्चर का टॉपिक रिवीजन, सेक्शन 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, वो कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। और इसमें हम लोग ने आज चैप्टर नंबर 3 का भी एक पार्ट कवर कर लिया है, जो सेक्शन नंबर 9 था ना, चार्जिंग सेक्शन वाला। शेड्यूल नंबर 3 जो कि नेगेटिव लिस्ट की बात करता है, उससे पहले यहाँ पे लिखा है कि एक्टिविटी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो कि ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे। हैंस आवर डिस्कशन अंडर दिस हेडिंग, ये वाली जो हेडिंग है इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो शेड्यूल 3 में लिखी हुई चीज़ें हैं जो कि ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएंगी, साथ में कुछ नोटिफिकेशन के द्वारा और कुछ क्लैरिफिकेशन के द्वारा भी बताया गया है कि कुछ चीज़ें जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं मानी जाएगी। इज इट क्लियर? हाँ जी। तो शेड्यूल 3 में एक मेमोनिक दे देता हूँ, ध्यान से समझो। लेम BC, ये जो मेमोनिक है इसमें 6 लिस्ट दी गई है जो कि CA इंटर के लिए एप्लीकेबल है। वो 6 की 6 यहाँ से हो जाएगी आपके। तो सबसे पहले एम्प्लॉय, अगर सर्विस जो एम्प्लॉय दे रहा है और एम्प्लॉयर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उसमें जो पेमेंट मिलेगा उसके ऊपर कोई GST नहीं लगेगा। एम्प्लॉयमेंट को ये ई वाले पार्ट को क्या कर दिया है, निकाल दिया है फ्रॉम द पर्पस ऑफ GST, सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। सेकेंड, अगर कोई कोर्ट या कोई ट्रिब्यूनल क्या करता है,
कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोई तरीके का सर्विस देता है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा, जीएसटी लगेगा ही नहीं। तीसरा, अगर कोई फंक्शन या ड्यूटी परफॉर्म करता है कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए या कोई पंचायत का मेंबर यानी सरपंच, कोई म्यूनसिपैलिटी या लोकल अथॉरिटी का मेंबर, मतलब जो नगर सेवक वगैरह होते हैं, अगर ये लोग कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा, अगर एनी पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करता है जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, डिप्लोमेट्स, इनके केस में भी नहीं लगेगा। और तीसरा, कोई चेयरपर्सन है या मेंबर या डायरेक्टर है ऐसी एस्टेब्लिशमेंट का जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह का होल्डिंग वगैरह है तो उसके केस में भी नहीं लगेगा। फिर बात करते हैं अगर फ्यूनरल, बिरियल, क्रेमेटोरियम या मतलब कोई आदमी चला गया उसके बाद उसके रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन का या धूप अगरबत्ती वगैरह जो भी वो चीज़ें होती है उसके लिए जो भी खर्चा होगा उसके ऊपर जीएसटी सप्लाई ही नहीं माना जाएगा तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। अगर लैंड एंड बिल्डिंग को बेच दोगे तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि इसको आउटसाइड द स्कोप रखा हुआ है। पर बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी अगर सेल हो रहा है तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। रेंट पे दोगे तो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, जीएसटी लगेगा। एक्शनेबल क्लेम की बात करें तो देखो एक्शनेबल क्लेम हम लोग ने क्या देखा था, गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, पर यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे बोला है कि सिर्फ लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग यही 3 एक्शनेबल क्लेम है जो कि जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इसको छोड़ के बाकी जितने भी एक्शनेबल क्लेम है उसको क्या कर दिया है, सीधा नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया। ये 7th और 8th पॉइंट जो है वो सीए इंटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बेसिकली कस्टम वगैरह के रिलेटेड है जिसको भी क्या कर दिया है, नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया है। फिर पार्ट बी पे आते हैं कि कुछ नोटिफिकेशन के द्वारा क्या किया है, एग्जम्पशन दिया गया है, मतलब एग्जम्पशन मतलब सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। ऐसी पंचायत या ऐसी म्यूनिसिपैलिटी जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 234, 243G या 243W में है मेंशन है, उनके ऊपर क्या नहीं लगेगा, उनकी एक्टिविटी को सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है जो क्या करती है, अल्कोहल का लाइसेंस देती है, उसके रिलेटेड कुछ फीस वगैरह पे किया जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई कन्वेंस है, कन्वेंस का मूवमेंट हो रहा है, कन्वेंस मतलब ट्रक हो गई, गाड़ी वगैरह हो गई, उसका मूवमेंट हो रहा है तो वो जो ट्रक जा रहा है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। इंट्रास्टेट पे कहीं कहीं से जीएसटी एसजीएसटी लग सकता है। रिक्स, टूल्स एंड स्पेयर पार्ट वगैरह जो है वो क्या मुटाटिस मुटांडिस क्या हो जाएगा, वो ऊपर वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं ये बहुत फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन है, आप वो क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था और इतना कोई महान बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी लास्ट आ जाते हैं कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई पे, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट रिवीजन रहेगा। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई में सबसे पहले कंपोजिट सप्लाई का मतलब समझते हैं। कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है, तो देखो बड़ा ही सिंपल होता है, आपको पता भी होगा पर मैं वापस 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ। तो सबसे पहला तो ये कंडीशन है कि एक नहीं, एक से ज़्यादा सप्लाई होनी चाहिए, एक साथ एक से ज़्यादा सप्लाई होनी चाहिए, करेक्ट है। इन विच वन इज़ प्रिंसिपल सप्लाई, ऐसी सप्लाई एक से ज़्यादा होनी चाहिए जिसमें एक है वो प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं एक टीवी लेके आता हूँ, अब टीवी लाऊंगा तो उसके साथ रिमोट तो आएगा ही। 2 सप्लाई हुई है, एक क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई है किसका, टीवी का, जो कि नेचुरली बंडल्ड है। नेचुरली बंडल्ड का मतलब क्या है, अगर टीवी आएगी तो उसके साथ रिमोट तो आएगा ही, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती उसको पैकेज किया है, वो नेचुरली ऐसे ही होता है। नेचुरली बंडल है मतलब जो मार्केट एरिया है उस हिसाब से वैसे ही होता है। तो और सप्लाई जो है वो कंजक्शन विद ईच अदर है, मतलब क्या है, नेचुरली बंडल्ड है बेसिकली। तो जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होगा वही क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जो टीवी का रेट होगा वही क्या होगा, रिमोट के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। दूसरा एग्जांपल, आप और आपके दोस्तों ने प्लान बनाया कि एग्जाम के बाद हम कहाँ जाएंगे, गोवा जाएंगे। गोवा के लिए आपने क्या किया, फ्लाइट का टिकट बुक कर दिया। अब जब फ्लाइट का टिकट बुक करोगे तो उसके साथ मेन आपका प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, देखो मोर देन वन सप्लाई है, हाँ फ्लाइट का है, साथ में आपको स्नैक्स वगैरह मिलेगा, साथ में आपको रिफ्रेशमेंट वगैरह मिलेगा। तो ये सब मिला के क्या हो रहा है, बंडल हो रहा है। मोर देन वन सप्लाई है, बिल्कुल है। इन विच वन इज प्रिंसिपल सप्लाई, हाँ जो टिकट लिया है वो मेन सप्लाई है, साथ वाले तो ऐसे ही है ना, करेक्ट है। हाँ जी, नेचुरली बंडल्ड है, हाँ सर फ्लाइट में जाएंगे तो कुछ स्नैक्स तो मिलेगा ही। और लास्ट में सप्लाई का कंजक्शन विच ईच अदर है, बिल्कुल है। तो जीएसटी का रेट कौन सा लगेगा, जो प्रिंसिपल सप्लाई है, क्या है, फ्लाइट का टिकट है, वही आपका क्या रहेगा, बेसिकली रेट लग जाएगा सबके ऊपर। फिर प्रिंटिंग के कुछ क्लैरिफिकेशन है आपके मॉड्यूल में, 2 क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। पहला प्रिंटिंग के रिलेटेड, समझो मुझे क्या करना है, अपना बुक प्रिंट कराना है, मेरे पास पूरा कंटेंट रेडी है, कंटेंट मेरा खुद का है, मेरी जो आप सबको रिवाइज करा रहा हूँ वो मैंने खुद ने लिखा है हर चीज़, तो कंटेंट मेरा रेडी है। सिर्फ प्रिंटर को क्या करना है, प्रिंटिंग करना है, जो भी प्रिंट शॉप है उसको क्या करना
करना है, सिर्फ प्रिंटिंग करना है, तो ये क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो तो मेरे पास पड़ा हुआ है, मेन तो वो चीज़ है, उसका तो सिर्फ आपने क्या किया, प्रिंटिंग किया है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और अगर समझो मेरे पास कंटेंट नहीं है, जैसे मेरे को अपने CA फर्म जो खुद की है उसके लिए क्या करना है, लेटर हेड बनाने हैं, जो कवर होता है ना जिसके ऊपर मेरा नाम, एक अपना एक तो पेपर बनाना है, साथ में कवर्स बनाने हैं जिसमें मेरा स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कोई लोगो वगैरह रहना चाहिए। तो उसमें क्या कंटेंट मेरा नहीं है, मैं सिर्फ उसको दे रहा हूँ कि ये प्रिंट कर दे, तो जैसे लेटर हेड में प्रिंट करा रहा हूँ तो वो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। करेक्ट है। फिर एक टायर के रिलेटेड भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर समझो मैं टायर लेके जाता हूँ, उसके ऊपर कुछ रेट रीडिंग का काम करता है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। समझो मेरा टायर फूट गया, अभी टायर ही मेरे पास नहीं है, वो पूरा मैकेनिक टायर वगैरह लगा रहा है, तो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। सिंपल। जी, मैं फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो ये सब चीज़ों में। मिक्स सप्लाई की बात करें, ये भी सेक्शन 8 का सेकंड पार्ट है जो कि बात करता है मिक्स सप्लाई के बारे में। मिक्स सप्लाई और कंपोजिशन सप्लाई में फ़र्क क्या है, देखो पहला पॉइंट सेम है, 2 या उससे ज़्यादा सप्लाई होनी चाहिए, इन सिंगल प्राइस होनी चाहिए, वहाँ पे भी था। हाँ जी, पर इंपॉर्टेंट क्या है, विच इज़ नॉट अ कंपोजिट सप्लाई, मतलब वो नेचुरली बंडल्ड नहीं होना चाहिए। जैसे दिवाली के टाइम आपने देखा रहेगा, लक्ष्मी जी का फोटो, पूजा का सामान, डेयरी मिल्क सिल्क, कुछ कपड़ा वगैरह, ये सब मिक्स करके क्या कर दिया जाता है, एक बंडल बना दिया जाता है, जो कि नेचुरली बंडल नहीं होता। वो क्या किया है, जस्ट ओकेजन के हिसाब से क्या किया है, एक सामान बनाया है, एक पैक बनाया है और वो आपको बेचा जा रहा है। तो कंपोजिट सप्लाई में क्या होता था, जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होता था वही लगता था। यहाँ पे तो प्रिंसिपल कुछ नहीं है, सब कुछ प्रिंसिपल है, उनको मिक्स करके क्या बनाया गया है, एक सामान बनाया गया। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट रेट रहेगा वो चीज़ में, जो भी 5-6 चीज़ों का बंडल बनाया है, जिसका हाईएस्ट रेट रहेगा वो क्या लग जाएगा, मिक्स सप्लाई के केस में लग जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने आज के लेक्चर में सेक्शन नंबर 1 में तो कुछ था नहीं, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एक्सटेंट था। 2 में डेफिनेशन बहुत सारी देखी है, गुड्स का डेफिनेशन, सर्विस का डेफिनेशन, ये एटलीस्ट आप क्या कर देना, याद कर लेना। बाकी सेक्शन 2 याद करोगे दैट इज़ सफिशिएंट। 3 से लेकर 6 तक कुछ काम का नहीं है। 7 सप्लाई था, इसके सेक्शन हो सके तो याद करो, फाइनल में एज इट इज़ आएगा, काम आएगा। 7(1) ए में 4 चीज़ें थी, बी में इंपोर्ट ऑफ सर्विस था, सी आपका क्या था, शेड्यूल 1 था, फिर 7(1) ए क्या था, 1A मतलब ये वाला 1 है, शेड्यूल 2 था, फिर 2 में 3 था, फिर बाद में एक और था कि कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, सर्विस नहीं माना जाएगा। करेक्ट, हाँ जी सर। 7 के बाद 8 कंपोजिट मिक्स सप्लाई, 9 क्या था, चार्जिंग सेक्शन था। 9 में हम लोग ने 5 पॉइंट देखे थे। 9(1) क्या बात करता था, बेसिक बातें करता था कि क्या वैल्यू रहेगा, क्या रेट रहेगा, क्या कलेक्शन का मैकेनिज्म रहेगा, अल्कोहल पे GST नहीं लगेगा। 9(2) किसके बारे में बात करता था, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर अभी GST नहीं लगेगा। 9(3)(4) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे थे, 5वां ECO पे था, ऐसा कुछ पढ़ा था। करेक्ट है। तो चलो यहाँ पे ये लेक्चर एंड करते हैं। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है क्योंकि ये सबसे बड़ा तो नहीं पर बड़ा चैप्टर है और GST का बेस है। मैंने ट्राई किया है यहाँ पे कम से कम टाइम में आपको जितना ज़्यादा रिवीजन वाला कंटेंट दे सकूँ उसका। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा रहेगा। वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और कमेंट में जो भी आपको फीडबैक लगे आप बता देना, तो मुझे अच्छा लगेगा देख के। अगर हेल्पफुल लगा है तो भाई बिल्कुल, लिखने में कुछ लगता नहीं है, बट मुझे पता चलेगा एटलीस्ट कि स्टूडेंट्स का कुछ हेल्प हो रहा है या नहीं हो रहा। और आपको मेरे साइड से क्या चाहिए कमेंट करके बता दीजिए, मैं जितना ज़्यादा हो सके मैं कर दूंगा हेल्प, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। अब इसके बाद सीधा इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, MCQs वगैरह सॉल्व कर लेना। GST के MCQ का जो ICAI का मटेरियल है उसका सोल्यूशन का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दिया है, तो उसको फटाफट 1 घंटे में उसको 2x की स्पीड में देखोगे तो आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा। करेक्ट है। मैं वैसे भी थोड़ा फास्ट बोलता हूँ तो 2x पता नहीं हो पाएगा, पर 1.5 1.75 पे देख लेना, क्योंकि टारगेट वही है कि आपका कम से कम टाइम लेके ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंटेंट कवर किया जाए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, पढ़ो अच्छे से, ठीक है।